Hello students, I am Kishan sir. I am going to explain you tax 40Y BCom section और you can use it for S5F as well. ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे वो क्या है, हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर है टैक्स का बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन चैप्टर, दैट इज बेसिक फॉर टैक्स. टैक्स कहाँ से आया, किस फॉर्म में है, हमें कितना टैक्स चार्ज होता है या क्या क्या चैप्टर्स रिलेटेड है जो हमें पढ़ने हैं. ठीक है, तो फर्स्ट टैक्स होता क्या है, व्हाट इज टैक्स, हमें क्या पढ़ना है, व्हाट इज टैक्स. तो टैक्स क्या होता है, टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट. अब कंपलसरी पेमेंट मीन्स ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट आपसे ज़बरदस्ती छीन लेगी पैसा आपका, बट गवर्नमेंट क्या बोलती है, आप जो भी इनकम जनरेट कर रहे हो, ठीक है, आप जो भी इनकम जनरेट करोगे उस पर सर्टेन अमाउंट आप हमें पे करो. ठीक है, सर्टेन अमाउंट. अब वो अमाउंट डिपेंड करता है कि आप कितना इनकम जनरेट कर रहे हो. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने आपको स्पेसिफिक एक स्लैब रेट करके दिया है. ये स्लैब रेट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर 5 लाख रुपीज़ अर्न कर रहे हो तो आपके लिए अलग स्लैब रेट है. आप अगर 5 लाख रुपीज़ अर्न कर रहे हो तो आपके लिए अलग स्लैब रेट है. आप 10 लाख अगर अर्न कर रहे हो तो अलग स्लैब रेट है. तो डिपेंड करेगा कि आपकी इनकम कितनी है. ठीक है, आपके इनकम पे डिपेंड करता है कि आपको टैक्स कितना पे करना है. तो अब इसके लिए हमें टैक्स के कितने टाइप्स होते हैं वो भी हम देख लेते हैं. तो टाइप्स ऑफ टैक्सेस हम यहाँ पे आके देख लेते हैं. अब टाइप्स ऑफ टैक्सेस तो जनरली अगर आपने सुना हो या कहीं पे भी पढ़ा हो थोड़ा बहुत, तो टाइप्स ऑफ टैक्सेस बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स. अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है वो हम देख लेते हैं. डायरेक्ट टैक्स मीन्स बेसिकली टैक्स ऑन इनकम, जो आपके इनकम या वेल्थ पे टैक्स होता है, दैट इज डायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज जो रिसीव करते हो उस पर जो टैक्स आप पे करते हो वो होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस. ठीक है, डायरेक्ट टैक्स का बर्डन होता है द person who is earning the income, the person who is earning the income, उसी को क्या करना पड़ता है, बर्डन बेयर करना पड़ता है डायरेक्ट टैक्स का. तो बर्डन कौन बेयर करता है, द पर्सन हु इज अर्निंग द इनकम. इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन किस पे होता है, जो पर्सन गुड्स या सर्विसेज क्या करता है, कंज्यूम करता है. इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन किस पे होता है, जो पर्सन गुड्स या सर्विसेज क्या करता है, कंज्यूम करता है उस पर. बेसिकली यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स इज बॉर्न बाय कंज्यूमर. भले ही अब यहाँ पे मीन्स पे कौन कर रहा है, होलसेलर या रिटेलर्स हमको हम पे करते हैं, बट उसका बर्डन किस पे होता है, कस्टमर पे होता है, कंज्यूमर पे होता है. ठीक है, उसके बाद ये हमारे 2 टाइप्स हो गए, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. डायरेक्ट टैक्स में हमें जो मेन चीज़ें पढ़नी होती है वो 5 हेड्स ऑफ इनकम होता है. हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, 5 हेड्स ऑफ इनकम. 5 हेड्स ऑफ इनकम हमारा डायरेक्ट टैक्स का मेन पोर्शन कंसिडर करता है. उसके अलावा हम पढ़ते हैं डिडक्शंस, जो अंडर चैप्टर 6A आता है, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A, रोमन नंबर में 6A. ठीक है, तो ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे के वीडियोस में, बट फिलहाल हम क्या देखते हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ देख रहे हैं. ठीक है, अब इसमें आपको मैं ज़्यादा डिटेल में फिलहाल ये इंट्रोडक्शन में नहीं जा रहा हूँ, आपको 2-3 जो बेसिक मेन चीज़ें हैं वो यहाँ पे बता दे रहा हूँ. जैसे प्रीवियस ईयर हो गया, हमारे पूरे टैक्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको यही 2 मिलेगा, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर. अब प्रीवियस ईयर क्या होता है, जिस ईयर में आपने इनकम अर्न किया वो ईयर हमारा हो गया प्रीवियस ईयर. असेसमेंट ईयर होता है जिस ईयर में हम टैक्स पे करते हैं अपने प्रीवियस ईयर पे, मीन्स अपने प्रीवियस ईयर पे हमने क्या किया, यहाँ पे असेसमेंट ईयर में टैक्स पे किया. वो हो जाता है हमारा असेसमेंट ईयर. उसके बाद हमें देखना है कि यहाँ पे पर्सन कौन होता है. तो अगर हमें पता है कि हम अगर नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर इंडिविजुअल को हम पर्सन बोल सकते हैं, बट टैक्स के इसमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंस हो जाता है. यहाँ पे हमें क्या करना है, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू पर्सन देखना है. तो टैक्स बोलता है यहाँ 7 पर्सन होते हैं. ठीक है, जो 7 पर्सन होते हैं, तो वो हम वापस से देख लेते हैं वो 7 पर्सन कौन कौन से होते हैं. तो सबसे पहले आते हैं इंडिविजुअल, यानी कि हमें क्या किया जाता है, पर्सन में काउंट किया जाता है. दूसरा होता है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो आपने शायद 12th में पढ़ा होगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. थर्ड होता है फर्म.
आप इसको LLP बोल सकते हो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, या ओनली पार्टनरशिप फॉर्म भी बोल सकते हो। मैं सिर्फ फॉर्म यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ, दोनों इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। फोर्थ हम बोल सकते हैं कंपनी। फिफ्थ हम बोल सकते हैं AOP या BOI। अब AOP और BOI क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। AOP मीन्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मीन्स ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो साथ में आके कोई ट्रस्ट बनाए या कोई बॉडी फॉर्म करे, तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन। BOI होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। सेम चीज़ वही बोल सकते हैं, मीनिंग कि अगर ग्रुप ऑफ पर्सन साथ में आके कोई चैरिटी या ट्रस्ट डेवलप करते हैं वो होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अब यहाँ पे हमने देखा था, जैसे यहाँ पे आपको डिटेलिंग दिया है वैसे यहाँ पे भी हम ये समझ सकते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिक बोला है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इनसे किसके लिए लॉ एप्लीकेबल है, सिर्फ हिंदूज के लिए। यहाँ पे मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस को एक्सक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लोकल अथॉरिटी, मीन्स हमारे जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस वगैरह हैं, या अगर आप गांव एरिया में रहते हो तो ग्राम पंचायत हो गया, या फिर अगर आप कहीं सिटी में रहते हो तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गया, तो वो क्या हो गया हमारा लोकल अथॉरिटी। सेवेंथ होता है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अब ये क्या होता है, अब जैसे देखो कुछ ऐसे होते हैं जो क्रिएटेड बाय लॉ होते हैं, उन्हें भगवान ने नहीं बनाया। अब क्रिएटेड बाय लॉ मीन्स देखो जैसे बैंक हो गए, वो क्रिएटेड बाय लॉ है, वो कोई ऐसा इंडिविजुअल पर्सन नहीं है जिसको हम जाके पकड़ सके, बट लॉ ने उनको क्या दिया है, पर्सन की आइडेंटिफिकेशन दे दी है। उनके लिए स्पेसिफिक उनका कॉमन सील है, उनकी पहचान है, उनका आधार है, सब है। तो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन मीन्स ऐसे पर्सन जो क्रिएटेड बाय लॉ है, ठीक है। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे। अब देखो इनकम क्या होता है, सबसे मेन चीज हमारे टैक्स में क्या होता है, इनकम, क्योंकि यही पूरे टैक्स का मेन सोर्स है। अब इनकम टैक्सेबल होगा ये तो कंफर्म है, बट अब टैक्स के लिए इनकम क्या होता है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो टैक्स लॉ बोलता है कि इनकम आप चाहे किसी भी फॉर्म में कमाओ, चाहे वो वाइट मनी हो, ब्लैक मनी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आप उस पर टैक्स भर रहे हो, ठीक है, लीगली कमाओ इलीगली कमाओ फर्क नहीं पड़ता, अगर आप उस पर टैक्स भर रहे हो तो हमारे लिए वो वाइट मनी कंसिडर होगा। ऐसा पैसा जिस पर आप टैक्स नहीं भरते हो उसे ही हम ब्लैक मनी बोलते हैं। टैक्स लॉ के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आप टैक्स पे कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आप टैक्स पे कर रहे हो तो वेल एंड गुड, आपने किस फॉर्म में कमाया, वेदर इट इज़ अर्न बाय लीगल मीन्स या इलीगल मीन्स, वो फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इलीगल मीन्स से भी कमाया है बट उस पर आप टैक्स पे कर रहे हो तो दैट इज़ वाइट मनी। बट आपने लीगली भी कमाया, मान लो आपने कहीं जॉब करके भी कमाया बट उस पर आपने टैक्स पे नहीं किया, तो वो क्या कंसिडर होता है, ब्लैक मनी, ठीक है। तो इनकम कैन बी legal as well as illegal, that is income can be legal as well as illegal. It can be in cash और in kind. अब in kind क्या होता है, जैसे आप देखो फॉर एग्जांपल बीइंग अ टीचर, मैंने क्या किया, किसी डॉक्टर के बच्चे को कोई सर्विस दे दिया, उसको 1 महीने ट्यूशन पढ़ा दिया। अब मैं फ़ीस लेने गया तो उस टाइम पे उसने बोला सर आप फीस मत लो, उसके बिहाफ पे आप क्या करना, अगर कुछ होता है ठीक है आपको, तो आप मेरे यहाँ से दवा फ्री में ले लेना। तो मैंने भी एग्री कर दिया, ठीक है, कि चलो भाई मुझे फ़ीस नहीं मिल रहा है, कभी ना कभी बीमार पड़ूंगा तो मेरे को इसको फ़ीस देना पड़ेगा, उसके बदले में क्या करूँगा, आपस में सेटलमेंट कर लूँगा। मीन्स यहाँ पे क्या किया, ना मैंने फ़ीस लिया ना मैंने उसको फ़ीस दिया, तो ये हमने क्या किया, इन काइंड सेटलमेंट कर लिया। तो ये भी क्या कंसिडर होगा, इनकम कंसिडर होगा, ठीक है। होप सो आपको ये पॉइंट्स क्लियर होगा। और सबसे मेन बात, इनकम टैक्स लॉ, ये जो हमारा इनकम टैक्स लॉ है ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। हालांकि अब ये पॉइंट ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं रखता क्योंकि अब कश्मीर भी इंडिया में इंक्लूड हो गया है, बट पहले क्या था, इनकम टैक्स लॉ इज़ एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। ये पहले भी पूरे इंडिया में एप्लीकेबल था, मीन्स कश्मीर ने भी इसको एप्लीकेबल कर दिया था अपने यहाँ। तो अब तो खैर ये ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है, पहले ये इम्पोर्टेंट पार्ट था, ठीक है। इनकम टैक्स लॉ आया कब, इसका एग्जिस्टेंस कब हुआ, 1 अप्रैल 1962 में, ठीक है। 1 अप्रैल 19, एक्चुअली ये आ गया था 1961 में, बट एप्लीकेबल 1962 से हुआ था। तो इनकम टैक्स लॉ आप कहीं पे भी देखोगे तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 देखा होगा आपने, बट इट वाज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962, ठीक है। उसके बाद इसमें 2 चीज़ें हम और देख सकते हैं, एक तो टैक्स लायबिलिटी
और दूसरा टोटल इनकम। अब टैक्स लायबिलिटी क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 5 लाख अर्न किया, तो ये 5 लाख का 5 लाख मेरा टैक्स लायबिलिटी नहीं है, ये क्या हुआ मेरे लिए इनकम हुआ, इसको मैं क्या बोलूँगा, मेरा इनकम है। ये 5 लाख मेरे लिए क्या हुआ, इनकम। अब ये इनकम में से अगर मैंने कोई एक्सपेंसेस किया है तो वो मैं क्या कर सकता हूँ, डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ। ये इनकम में से मैं क्या करूँगा, अपने जो भी सर्टेन डिडक्शंस है वो मैं क्लेम कर लूँगा। उसके बाद अगर कुछ बच जाएगा तो वो क्या होगा, मेरे लिए टैक्सेबल होगा, और उस अमाउंट पे जो मैं स्लैब रेट एप्लीकेबल करूँगा वो मेरे लिए टैक्स लायबिलिटी होगा। होप सो इतना पार्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं चार्जिंग सेक्शन। किसी भी चैप्टर का मेन पार्ट होता है चार्जिंग सेक्शन। तो इंट्रोडक्शन का हम चार्जिंग सेक्शन देख रहे हैं, वो चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 4। ठीक है, तो यहाँ पे चार्जिंग सेक्शन में हमें क्या बताया जाता है कि इनकम टैक्स कब पेएबल है या कौन पे करता है। तो इनकम टैक्स इज पेएबल। अब पे कौन करेगा, असेसी। जो बंदा पे करता है उसको हम असेसी बोलते हैं। ठीक है, जिस ईयर में पे करेगा उसको प्रीवियस ईयर बोलेंगे। जिस ईयर के लिए वो पे करेगा दैट इज प्रीवियस ईयर। जिस ईयर में पे करेगा दैट इज असेसमेंट ईयर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में प्रीवियस ईयर क्या है, 2019-20 और असेसमेंट ईयर क्या है, 2020-21। हमारे लिए प्रीवियस ईयर क्या है, 2019-20 एंड असेसमेंट ईयर है 2021। ठीक है, और किस रेट से टैक्स पे करेगा, तो जो भी हमारे करंट फाइनेंशियल ईयर में स्लैब रेट्स हैं जो हम बजट में डिसाइड होता है हमारे फैब में, वो फैब एंड बोल सकते हैं या मार्च के स्टार्टिंग में बोल सकते हैं। तो हमारे फाइनेंशियल ईयर में जो भी स्लैब रेट्स डिसाइड होता है उस रेट से हमें क्या करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है। तो चार्जिंग सेक्शन हमें क्या बताता है कि टैक्स पे कौन करेगा, तो पे कौन करता है, असेसी। कब पे करेगा, असेसमेंट ईयर में। किस ईयर के लिए पे करेगा, दैट इज प्रीवियस ईयर। क्या रेट से पे करेगा, दैट इज फाइनेंशियल ईयर का जो भी स्लैब रेट रहेगा वो। ठीक है, तो अभी अब मैं आपको स्लैब रेट्स नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपके लिए स्लैब रेट्स अभी फिलहाल एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं हमें यहाँ पे चैप्टर्स कौन कौन से पढ़ने हैं। तो हमें यहाँ पे 5 मेन चैप्टर्स पढ़ने हैं। 5 मेन चैप्टर्स में आपको आएगा पहला चैप्टर इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स हम आगे आने वाले वीडियोस में डिटेल में देखेंगे। पहला चैप्टर है इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा चैप्टर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड चैप्टर इज इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। फोर्थ चैप्टर हमारा है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। फिफ्थ चैप्टर हम देखेंगे इसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये पांचों चैप्टर मिलके हमारा टोटल डिडक्शन का पार्ट बनता है, टोटल इनकम बनता है। ये पांचों चैप्टर मिलके हमारा टोटल इनकम बनता है। इसमें से हम क्या करते हैं, डिडक्शंस क्लेम करते हैं। करेंगे। उसके बाद जो भी बचेगा वो हमारे लिए क्या होगा, टैक्सेबल इनकम होगा। आफ्टर क्लेमिंग डिडक्शंस फ्रॉम द टोटल इनकम, जो भी होगा वो हमारे लिए क्या होगा, टैक्सेबल इनकम होगा। ये सारे चैप्टर्स 5 के 5 चैप्टर्स प्लस डिडक्शन का एक स्पेसिफिक चैप्टर हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर टैक्सेबल इनकम। अब हमें देखना है कि हमें हर सम में टैक्स के जितने भी आपको सम आएंगे ये 5 के 5 चैप्टर में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐसे हैं जो आपको हर सम में लिखने हैं। तो पहला बेसिक इन्फॉर्मेशन है नेम ऑफ असेसी। ये आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो ये हर क्वेश्चन में लिखने का, ये 4 या 5 बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी है वो हर क्वेश्चन में आप लिखने का। ठीक है, आपके आंसर का वेटेज बढ़ेगा। नेम ऑफ असेसी। सेकेंड इज असेसमेंट ईयर। थर्ड इज प्रीवियस ईयर एंड फोर्थ एंड लास्ट इज रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, तो रेसिडेंशियल स्टेटस आपके केस में मीन्स TY BCom के लेवल तक या BAF के लेवल तक सिर्फ इंडिविजुअल के बारे में वो लोग पूछते हैं, तो ये भी हमेशा आपका क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस, ये 4 बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको हर सम में लिखने हैं। अब यहाँ पे हमने 5 हेड्स ऑफ इनकम देखा जो मैंने आपको यहाँ पे ऊपर में बताया था। ये 5 हेड्स ऑफ इनकम में
4 मेन हेड्स ऑफ इनकम है, 4 मेन हेड्स ऑफ इनकम है। जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया, तो इनकम फ्रॉम सैलरी, उसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड कैपिटल गेंस, ये 4 मेन हेड्स ऑफ इनकम है। एक जो बच गया अदर सोर्स, उसको हम एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बोल सकते हैं, या इसको मेन हेड से निकाल दिया गया है। इसी का दूसरा नाम रेसिडुअरी हेड्स भी होता है, ठीक है। इसी का दूसरा नाम क्या है, रेसिडुअरी हेड्स ऑफ इनकम। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इन केस अगर आपको फिलअप्स में या मैच द फॉलोइंग में कहीं पे भी आपको पूछता है, तो आप वहाँ पे रेसिडुअरी हेड्स का मीनिंग समझ के रखो, अदर सोर्स ही होता है, ठीक है, कोई और ये मीनिंग नहीं है इसका। तो ये 4 हेड्स ऑफ इनकम प्लस ये मेन 5 हेड्स ऑफ इनकम हमने, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। Thanks for watching videos. Please like, share and subscribe, and please give your valuable comments if any.